हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस। मैं हूं प्रीति। तो आज के टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे पुस्तकालय के प्रकार और कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक्स को एक हिंदी नोट्स डिटेल के साथ। पुस्तकालय के प्रकार एवं कार्य। आधुनिक समाज में पुस्तकालय के कई प्रकार होते हैं। उनके मुख्य प्रकार निम्न अनुसार हैं। फर्स्ट है जन पुस्तकालय, सेकंड है शैक्षणिक पुस्तकालय जिसके अंतर्गत आते हैं विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय। थर्ड नंबर है विशिष्ट और शोध पुस्तकालय। फोर्थ नंबर है राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। तो चलिए इन चारों टॉपिक्स को हम एक डिटेल के साथ पढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जन पुस्तकालय। जन पुस्तकालय में क्या है? जन पुस्तकालय जनोपयोगी संस्था है। एक जन पुस्तकालय समस्त जनता को बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव का मतलब लिंग, धर्म, रंग और जाति के आधार पे निःशुल्क शिक्षा, सूचना, मनोरंजन और प्रेरणा प्रदान करता है। भारतवर्ष में वैसे तो नाम के अनेक जन पुस्तकालय हैं, परंतु वे वास्तव में जन पुस्तकालय नहीं हैं, क्योंकि उनमें ऊपर दिए गए विशेषताओं का अभाव सर्वथा पाया जाता है। यानी कि अभी जो पुस्तकालय है वो हमारा लिंग, धर्म, रंग, जाति इसके परे रहकर सभी को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बना होता है जो जन पुस्तकालय है। लेकिन अभी क्या है ना कि भारत में जन पुस्तकालय जनसाधारण के प्रयोग के लिए तो है, परंतु वे एक शुल्क देकर पुस्तकालय का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हमारे जो पश्चिमी देश हैं, प्रगतिशील देश हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, तो ये क्या है, इनके अंतर्गत जो पुस्तकालय आते हैं, जो जन पुस्तकालय आते हैं, वे सभी जनसाधारण के लिए निःशुल्क खोले गए हैं। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। अभी हम जो क्या है उन देशों की तुलना में अभी हम एक शताब्दी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ निःशुल्क उपयोग पुस्तकालय को करने की आज़ादी नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सच्चे अर्थों में जन पुस्तकालय तथा पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना केवल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करके ही की जा सकती है। एक जन पुस्तकालय में जनसाधारण जैसे छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता, व्यापारी, श्रमिक, गृहिणियां, अवकाश प्राप्त व्यक्ति और नव साक्षर आदि सभी आते हैं और उन सब की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा जन पुस्तकालय था। तो आप एक बार इसे फिर से डिटेल में देख लीजिए और इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। यहाँ जन पुस्तकालय की एक परिभाषा भी हमने दे रखी है। B.S. रसल ने इस प्रकार दी है: जन पुस्तकालय वास्तव में जनसाधारण के लिए जनसाधारण द्वारा जन संस्थाएं हैं। यह समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क संस्थाएं हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक पे आते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालय में क्या हो गया? विद्यालयीन पुस्तकालय। विद्यालय पुस्तकालय छात्रों और शिक्षकों की आवश्यकता, यानी जो अध्ययन से जुड़ी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करता है। विद्यालय एक श्रेष्ठ शिक्षा का आधार स्तंभ है। इसी प्रकार विद्यालयीन पुस्तकालय संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय प्रणाली का आधार स्तंभ है। एक विद्यालयीन पुस्तकालय में परंपरागत पाठ्य सामग्री, पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त टेप रिकॉर्डर्स, मानचित्र, चार्टर्स, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, फिल्म्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पुस्तकों आदि का भी संकलन होना चाहिए। तो ठीक है। तो ये बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है। आप एक बार इसे गौर से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा टॉपिक है महाविद्यालयीन पुस्तकालय। महाविद्यालयीन पुस्तकालय भी मुख्यतः छात्रों और शिक्षकों की अध्ययन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और महाविद्यालय के शिक्षण कार्यों
में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। भारत में स्वतंत्रता के उपरांत महाविद्यालयीन पुस्तकालयों का विकास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उदार अनुदानों से हुआ है। यानी विश्वविद्यालय जो है महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए एक अनुदान राशि देता है, जिससे महाविद्यालयीन पुस्तकालयों का गठन होता है। ठीक है, चलिए तीसरे टॉपिक पे आते हैं हम। विश्वविद्यालयीन पुस्तकालय। शैक्षणिक पुस्तकालयों में सबसे ऊपर विश्वविद्यालय पुस्तकालय को रखा गया है। यह पुस्तकालय व्यवस्था का एक अंग है और इसको विद्वानों ने विश्वविद्यालय के हृदय की संज्ञा दी है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में आकार के अतिरिक्त एक मुख्य अंतर उसका शोध कार्य पर बल देना है। ये हमारे विश्वविद्यालय पुस्तकालय के बारे में लिखा गया है। तो चलिए अब तीसरे नंबर पे आते हैं, विशिष्ट और शोध पुस्तकालय। विशिष्ट और शोध पुस्तकालय है एक विशिष्ट पुस्तकालय किसी एक विषय या विषयों के समूह में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है। KJB ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा है कि एक ऐसा पुस्तकालय जो किसी समूह विशेष को सेवा प्रदान करता है, जैसे किसी प्रतिष्ठान के कर्मचारी, किसी शासकीय विभाग के कर्मचारी अथवा व्यावसायिक या अनुसंधान के कर्मचारी और सदस्य। ये विशिष्ट पुस्तकालय जो है किन के लिए है? एक विशेष वर्ग के लिए है। यह एक जनसाधारण का पुस्तकालय नहीं है। यहाँ एक विशेष वर्ग के लोग व्यक्ति आते हैं और उस पर अपना अनुसंधान करते हैं और उसके बारे में सूचना देते हैं। ठीक है, इसका तो अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। ऐसा पुस्तकालय आवश्यक रूप से सूचना से संबंधित होता है। तो अभी हमने बताया कि यहाँ एक अनुसंधान करते हैं और उसको सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि अनुसंधान करके लोग समाज में लोगों में सूचना देने का काम करते हैं। मतलब किसी टॉपिक्स पे उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए ये पुस्तकालय खोला गया है। विशिष्ट पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री के रूप में मुख्यतः सामयिक प्रकाशन, शोध प्रतिवेदन, मानक, पेटेंट्स, विनिर्देश, सारांश तथा अन्य इसी प्रकार की सामग्री संग्रहित की जाती है। विशिष्ट पुस्तकालय में वृहत पुस्तकों से कहीं अधिक सूक्ष्म पुस्तकों पर तथा सामान्य पाठक से कहीं अधिक विशिष्ट पाठकों पे बल दिया जाता है। इसमें शैक्षणिक पुस्तकालयों की तुलना में पुस्तकों की संख्या कम होती है। तो ये हमने बताया विशिष्ट और शोध पुस्तकालय के बारे में डिटेल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर है राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। एक राष्ट्रीय पुस्तकालय किसी राज्य का विशालतम पुस्तकालय होता है और राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के शीर्ष पे स्थित होता है। किसी देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय उस देश में उत्पादित समस्त पुस्तकों को भावी पीढ़ियों के लाभार्थ संग्रहित तथा सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। जी चैंडलर के अनुसार जहां जन पुस्तकालय समस्त स्थानीय समुदाय की सेवा करते हैं और शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपयोग के लिए संस्थापित किए जाते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रावधान समूचे राष्ट्र की रुचियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है ना? समझ गए आप लोग? राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय में क्या है? मतलब जहां जनता के समस्त जो जनता की समस्त हो गए शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षकों विद्यार्थियों इन सभी के लिए उपयोग में के लिए संस्थापित होते हैं। तो इसका प्रावधान है समूचे राष्ट्र की रुचियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। ये राष्ट्रीय पुस्तकालय में समस्त
देखिए यहाँ पे ये पॉइंट को नोट कीजिए। राष्ट्रीय पुस्तकालयों का प्रावधान समूचे राष्ट्र की रुचियों को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। इस एक लाइन से जो क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय का पूरा डिटेल हमें समझ में आता है। और भारत एक ऐसा विशाल देश है जहाँ अनेक राज्यों में बटा हुआ है। किसी सीमा तक जो स्थिति राष्ट्रीय पुस्तकालय की है हमारे देश में, वही स्थिति राज्य केंद्रीय पुस्तकालय की भी होती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय के कार्य। पुस्तकालय के कार्य सामान्यतः पुस्तकालय के कार्य निम्नानुसार हैं। साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, आजीवन स्व शिक्षा का सशक्त माध्यम, प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना तथा एकता में वृद्धि, सामाजिक परिवर्तन, बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क पुस्तकालय प्रदान करना, इसका उपयोग जोर जबरदस्ती से नहीं, स्वेच्छा से। अब इसके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। साहित्यिक और बौद्धिक उपलब्धियों का संरक्षण। आधुनिक समय में मुख्यतः राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और अन्य विशाल पुस्तकालय इस कार्य को संपन्न करते हैं। पुस्तकालय संस्कृति धरोहर के संरक्षण का कार्य करते हैं। समाज को पुस्तकालय के इस कार्य समझना और मान्यता प्रदान करनी चाहिए, जिससे किसी भी दृष्टि से पुस्तकालयों का महत्व न्यून न हो। तो ये हमारा पहला टॉपिक्स का डिटेल था। अब सेकंड टॉपिक्स के लिए बढ़ते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा में सक्रिय भूमिका। शैक्षणिक पुस्तकालयों का आधारभूत कार्य औपचारिक शिक्षा में सक्रिय भागीदार निभाना है। विद्यालयीन, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय पाठ्य पुस्तकों और सहायक पुस्तकों का विशाल संग्रह निर्मित करके औपचारिक शिक्षा को गति प्रदान करता है। पुस्तकालय अनौपचारिक शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी साधन संपन्न क्यों ना हो, आजीवन किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता, जबकि शिक्षा एक सतत और आजीवन प्रक्रिया है। इस आजीवन शिक्षा लेने की प्रक्रिया में पुस्तकालय एक व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। इसमें औपचारिक शिक्षा के लिए बना है शैक्षणिक विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय। इसमें क्या है, हम लोग औपचारिक शिक्षा लेते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में भी पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी व्यक्ति आजीवन यानी पूरे उम्र भर किसी भी शिक्षण संस्थान में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जहां पर हम बिना किसी औपचारिक रूप के हम जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, जहाँ पे किसी भी संस्था का कोई मतलब किसी भी शिक्षण संस्था का कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें मन है कि चलो आज हम इस विषय पर आज से एक शिक्षा चाह रहे हैं शुरू करना, तो हम उसके लिए आराम से पुस्तकालय जा सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के किसी भी टॉपिक्स पे हम वहाँ पे उस बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, जहाँ हमें किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब तीसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। पुस्तकालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री का अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करके व्यक्तित्व उन्नति के साथ साथ राष्ट्रीय प्रगति में सहायक सिद्ध होता है। तो ये पुस्तकालय जो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायक सिद्ध होता है। इसमें क्या है, व्यक्ति अपना जो अपना दक्षता जो है पुस्तकालय में जाकर अपनी जो उसकी अध्ययन क्षमता है उसको और बढ़ा सकता है, अपनी जानकारी को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकता है। और इसके लिए पुस्तकालय एक ऐसा संस्था है जहां वो हर तरह की जानकारियों को, अपनी जानकारियों को ऊपर तक ले जा सकता है। और ऐसे में वो समाज का में एक इसको आप बोल सकते हैं समाज में समाज के प्रगति में एक सहायक सिद्ध हो सकता है। अवकाश के समय का सदुपयोग। अवकाश के समय का सदुपयोग में क्या है, पुस्तकालय द्वारा जनसाधारण को अपने अवकाश के समय का
उचित उपयोग और स्वस्थ मनोरंजन प्राप्त होता है। इनके द्वारा सभी को निष्पक्ष रूप से सभी विषयों पर अधिकतम सूचना और पाठ सामग्री प्राप्त होती है। तो इसमें अवकाश के सदुपयोग में क्या हो गया कि अगर आप घर मान लीजिए किन्हीं का छुट्टी है, कि कोई बच्चे का स्कूल की छुट्टी चल रही है, ऑफिस की छुट्टी चल रही है, तो वैसे में घर खाली बैठे आदमी बोर हो जाता है। तो जो पठन पाठन में रुचि रखते हैं वो अपना वो जो अपने जो उनके नज़दीकी पुस्तकालय होते हैं उनमें जाकर वो अपने पुस्तक अपने पठन अध्ययन तो पे बल देकर और स्वस्थ मनोरंजन इसे प्रदान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवन स्व शिक्षा का सशक्त माध्यम। पुस्तकालय जनसाधारण को आजीवन स्व शिक्षा प्राप्त करने में सहायक है। यूएसए में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा 18वीं शताब्दी के आरंभ में समाज पुस्तकालय स्थापित करने का आंदोलन चलाया गया, जो किसी व्यक्ति को स्व शिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते थे। यदि समाज का कोई भी सदस्य आत्मोन्नति के लिए स्व शिक्षा का अभिलाषी है तो उसके लिए पुस्तकालय ही एकमात्र ऐसी संस्था है। आगे की टॉपिक्स है प्रजातंत्र की सफलता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना तथा एकता में वृद्धि। प्रजातंत्र की सफलता एक बड़ी सीमा तक भली प्रकार सूचित नागरिकत्व पर निर्भर है। जन पुस्तकालय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और जन साधारण को भली भांति सूचित रखते हैं, जिससे वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निर्वहन कर सके। यूनेस्को ने कहा है, बिना सार्वजनिक पुस्तकालय के सहयोग से कोई भी सही प्रजातंत्र समाज में सफल नहीं हो सकता और न ही बिना शारीरिक एवं मानसिक स्वतंत्रता के। आगे की टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन। भारतीय संविधान में भारत के समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने और जन साधारण की अभिलाषाओं को पूर्ण करने का उद्देश्य बनाया गया है। अतः इसका उद्देश्य एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है, जहां सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त हो सके। पुस्तकालय इस सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में जन साधारण की अभिलाषाओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। एक जन पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के सबको निःशुल्क पुस्तक और सूचना प्रदान करता है। एक जन पुस्तकालय शिक्षा की समानता प्रदान कर समाज की समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध हो सकता है और उसके द्वारा राजनैतिक और सामाजिक चेतना प्रदान की जा सकती है। अब देखिए 8वां टॉपिक है बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करना। तो इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इसका उपयोग जोर ज़बरदस्ती से नहीं किया जा सकता। ये दोनों टॉपिक्स ऐसा है कि टॉपिक्स में ही इसके सारे डिटेल समझ में आ जाते हैं। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे वीडियो में मेरे बोलने के तरीके में कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं एक नई स्टूडेंट हूँ जो खुद भी नोट्स बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए आप ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पे डिटेल में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 हमें ऐसे ही आगे फॉलो करते रहिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही डिटेल के साथ। ठीक है, बाय बाय।